हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। और बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हॉर्नबिल बुक की लास्ट पोएम, जिसका टाइटल है फादर टू सन। अगेन अ वेरी अमेजिंग एंड अ वेरी इमोशनल पोएम। ये एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर जनरेशनल गैप के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से कुछ अलग अलग कारणों की वजह से, जैसे जो सोचने का तरीका जब अलग अलग होता है, तो किस तरीके से पिता और बेटे के बीच के अंदर तनाव आ जाता है, एक दूरी आ जाती है, और ये दूरी ही जनरेशनल गैप होती है। अब किस तरीके से इस पोएम को, इस जनरेशनल गैप को इस पोएम के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, अपन वीडियो में जब देखेंगे तो अपने को समझ में आ ही जाएगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए बेटा, क्योंकि वहीं पर मैं सारे नोट्स और पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, राइट। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस टेलीग्राम चैनल की लिंक इजीली मिल जाएगी, राइट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा फादर टू सन पोएम, और सबसे पहले देखते हैं कि इसे लिखा किसने है। तो बेटा, इसे लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने, एंड शी वाज अ सिग्निफिकेंट इंग्लिश पोएट। बहुत ही अमेजिंग इंग्लिश पोएट ये रही हैं। एंड उनका जिस तरीके से जो प्रेजेंटेशन होता था अपनी पॉम्स के अंदर, यानी इनकी पॉम्स अगर आप पढ़ेंगे, खुद भी रीड करेंगे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं। हाँ, दे आर ऑलवेज डीपर मीनिंग्स। मतलब ऐसा सिर्फ नहीं है कि बाहर बाहर का मीनिंग बस आपको एक ट्रांसलेटेड मीनिंग समझ में आ गया और बस हो गया। ऑफ कोर्स बहुत ही डीपर मीनिंग्स होते हैं, बट स्टिल जिस तरीके से इनकी ये जो राइटिंग स्टाइल है, एक क्लैरिटी का थॉट देती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिशनल स्टाइल एक्सप्लोरिंग फेथ, लव, नेचर एंड पर्सनल स्ट्रगल्स लाइक मेंटल हेल्थ। तो बेसिकली इन्होंने बताया है, यहाँ पर ये समझाया गया है कि इनकी राइटिंग स्टाइल्स की कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, ठीक है। हम इस फॉर्म के अंदर जो क्वालिटी एक्सप्लोर करेंगे, वो जो मुद्दा एक्सप्लोर करेंगे, वो होगा फादर सन का रिलेशनशिप। मतलब एक पिता का अपने बेटे के साथ जो रिलेशनशिप होता है, वो किस तरीके से होता है, ठीक है। और अलग अलग पीढ़ी का किस तरीके से इस रिलेशन पर एक असर पड़ता है, राइट। तो चलिए इसे स्टैंजा वाइज समझते हैं। सबसे पहला स्टैंजा है, I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. इस फॉर्म के अंदर बेटा 4 स्टैंजाज हैं। जो फर्स्ट 3 स्टैंजाज है ना, वो फादर बोल रहे हैं, यानी ये फर्स्ट स्टैंजा में लिखी हुई जितनी भी बातें हैं वो फादर ने कही है। सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा की भी बातें फादर ने ही कही हैं। किसके लिए कही है और किससे कही है? अपने बेटे से, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ स्टैंजा है ना, वो फोर्थ स्टैंजा बेटे का रिस्पॉन्स है, जो सन है उसका रिस्पॉन्स है, राइट। तो फर्स्ट 3 स्टैंजास पिता क्या कह रहा है उसे समझेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। अपने बेटे के लिए कह रहा है कि ये जो बेटा है ना, मैं इसे समझ ही नहीं पा रहा हूं। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, आई नो नथिंग ऑफ हिम। मैं इस बच्चे के साथ, हम दोनों एक ही घर में इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। नाउ मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, या मैं इस बच्चे को नहीं जानता, इसका मतलब है कि मेरे ही बेटे की क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसकी चॉइस क्या है, क्या चीज वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। बेटा, जब भी हम किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, तो उसके अंदर उसका नाम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, सिर्फ इतना जानना जानना नहीं होता। सबसे ज्यादा जानने का मतलब ये होता है कि जिस इंसान के साथ हमारा रिलेशनशिप है, चाहे वो बाप बेटे का रिलेशनशिप हो, माँ बेटी का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बहन भाई का हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो, जब आप एक दूसरे की पसंद और नापसंद जानते हैं, जब आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगता है कि कौन सी बात पर सामने वाले का क्या रिएक्शन हो सकता है। 100% तो हमें आइडिया नहीं लग सकता, लेकिन फिर भी एक अंदाजा अगर जब हमें होने लगता है, तब हम कह सकते हैं कि हम इस इंसान को जानते हैं। खास तौर पे जैसे अगर आप देखें तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, स्पेशली मदर्स, वो बहुत जल्दी समझ जाती है हम लोगों का क्या रिएक्शन होगा। बोले मुझे पहले ही पता था तुम ऐसे ही बिहेव करोगी। और मदर्स 90% टाइम, इनफैक्ट 99% टाइम सही होती है। एटलीस्ट मेरे केस में तो यही होता है कि मेरे रिएक्शंस पहले से ही मेरी मम्मी को पता होते हैं। बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं जब मेरी मम्मी को नहीं पता हो, राइट। ये बात को मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर कर इसलिए बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि हम फॉर्म्स होती है ना, और स्पेशली ये वाली फॉर्म, ये एक ऐसे मुद्दे के ऊपर है जो कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा एक है ना। कि क्योंकि आप लोग भी अभी वो बच्चे हो जो बड़े जो हो रहे हो, तो धीरे धीरे आपके अपने खुद के ओपिनियंस बनने लगेंगे। और बिल्कुल हो सकता है कि आपके जो ओपिनियंस हो वो आपके पेरेंट्स से एकदम अलग हो,
और जब ओपिनियंस अलग होते हैं तभी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, राइट? मतभेद होने लगते हैं, कई बार फाइट्स भी हो जाती हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, राइट? तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा कि पिता अपने बेटे के लिए क्या बोल रहा है कि ये बेटा जिसके साथ मैं एक घर में सालों से रह रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं इस बच्चे को एज़ इफ जानता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मुझे इसकी पसंद, नापसंद, मुझे इसकी चॉइसेस कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि ये कहाँ जा रहा है, इसका फ्रेंड सर्कल जो है, इसका फ्रेंड सर्कल कौन है, किसके साथ घूम रहा है, बहुत सारी इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो मुझे पता ही नहीं है। I know nothing of him. So try to build up a relationship from how he was when small. लेकिन इसीलिए चूंकि मैं आज इसको नहीं जान रहा हूं, इसीलिए मैं फिर से चाहता हूं, एक बार फिर से मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा इस बच्चे के साथ वही रिलेशन एक बार फिर से हो जाए जो तब था जब ये बच्चा छोटा था। नाउ इससे हमको ये समझ में आ जाता है, ये जो सेंटेंस है ना बेटा, इस सेंटेंस से हमको ये समझ में आ जाता है और स्पेशली इस वर्ड से हमको ये समझ में आ जाता है कि जिस बेटे के बारे में अभी ये बात कर रहा है, ये बेटा जो है अब एक एडल्ट है, बड़ा बेटा है ना? छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा है, उम्र में ज्यादा है ना? तो क्योंकि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं ना, तो पेरेंट्स जो बोलते हैं वो वैसे ही करते हैं, और बच्चों के लिए उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो भगवान समान होते हैं, और पिता क्या होते हैं? सुपर हीरोज। माई फादर स्ट्रॉन्गेस्ट, माई फादर इज द बेस्ट, राइट? ये थॉट होता है हर बच्चे का। तो यहाँ पर बच्चे को आप जो भी बोलते हो तो बच्चे हमेशा हाँ ही बोलते हैं, और बच्चों की ख्वाहिशें बहुत छोटी छोटी होती है जिन्हें फुलफिल करना इजी होता है। तो इसीलिए जब बच्चे छोटे होते हैं तब फादर और सन या पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा हेल्दी रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होने लगते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, नहीं। द थिंग इज कि बच्चों की अपनी एक सोच डेवलप होने लगती है, उनकी अपनी खुद की पसंद, अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, और जरूरी नहीं कि उनकी पसंद जो है उनके पिता से या उनकी माँ से, मतलब उनके पेरेंट्स से मेल खाए। बिल्कुल हो सकता है कि इन लोगों का सोचना अलग अलग हो, डिफरेंट हो, और हर घर में ये जो डिफरेंस होता है ना उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। जैसे अगर एक पिता है, एक बेटा है, अगर वो अलग अलग सोच रहे हैं तो अलग अलग सोचने का मतलब गलत होना नहीं होता, सिर्फ डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। रॉन्ग थॉट प्रोसेस नहीं होता है ये कि भाई मुझे ब्लैक कलर पसंद है, आपको व्हाइट कलर पसंद है, तो आप गलत सोच रहे हो, मैं सही सोच रही हूँ, या मैं गलत सोच रही हूँ, आप गलत सोच रहे हो। नो, इट्स जस्ट डिफरेंट लाइकिंग्स, नॉट रॉन्ग लाइकिंग्स, राइट? तो ये चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के लिए भी और किड्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए भी, कि अलग होना, गलत होना नहीं होता है ना? ये पोअम एक ऐसी पोअम है जो आप बच्चों को तो सीखनी ही चाहिए, पेरेंट्स को भी जरूर समझनी चाहिए, है ना? ताकि ये जो जनरेशनल गैप कुछ हद तक तो रहता ही है, लेकिन जो ज्यादा समय के साथ जो बढ़ता जाता है ना, वो शायद बढ़ने से हम रोक पाए। ठीक है? तो यहां पर देखिए, जैसा रिश्ता इस बच्चे के साथ मेरा तब था जब ये बच्चा छोटा था, मैं चाहता हूं वैसा का वैसा रिश्ता इसके साथ अब हो जाए, उतना ही स्ट्रांग, उतना ही मजबूत, और उतना ही प्यारा, और उतना ही मासूमियत भरा, राइट? बेटा इस तरफ मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आपके लिए भी यूजफुल रहेगा। ठीक है? ये है फर्स्ट स्टैंजा। नाउ सेकंड स्टैंजा इज, yet have I liked Yet have I liked the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. I love both these lines. ये जो दो लाइंस हैं बहुत ही खूबसूरत लाइंस है। यहाँ सीड क्या है बेटा? सीड है सन। सीड कौन है? सन, बेटा। और स्पेंट एंड सोन मतलब जो भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है? इन्वेस्ट, अब ये इन्वेस्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ फादर, इन्वेस्टमेंट ऑफ फादर। अब ये इन्वेस्टमेंट ऑफ फादर जो है, तो क्या हम सिर्फ अपना पैसा ही इन्वेस्ट करते हैं? जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या सिर्फ अपना पैसा ही अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं? नहीं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, जो भी मॉरल वैल्यूज जो देते हैं, है ना, जो भी उनको शिक्षा देते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि किसी भी बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है, उसी तरीके से किसी भी बच्चे के पहले टीचर्स उसके माँ बाप होते हैं, क्योंकि वही उन्हें सबसे पहली शिक्षा देते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये भी बहुत बाद में आता है, सबसे पहले जो है ना चलना भी सिखाना, बोलना सिखाना। हम होते हैं ना कि हम इतना शानदार बोलने लगते हैं, या मान लीजिए जैसे मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैं बोलूँ अरे मेरी लैंग्वेज कितनी अच्छी है। अरे भाई लैंग्वेज तो बाद में सीखी थी, पहले मुंह खोलकर कुछ बोलना, आबा जाबा ही, वो भी पेरेंट्स ने ही सिखाया था। तो ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना और इस चीज को एक्नॉलेज करना, राइट? तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फादर, देखिए यहाँ मैं सिर्फ जब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं पेरेंट्स से ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ फादर लिखा है। रीजन, क्योंकि जो पोअम है टाइटल में ही क्या है? फादर टू सन, है ना, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन नहीं है। तो वो चीज हमेशा थ्रू आउट ध्यान रखिएगा।
और एक्सप्लेन करने के दौरान मैं पेरेंट्स और चिल्ड्रन इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ बिकॉज एज आई ऑलवेज से कि मैं सिर्फ सिलेबस तक आप लोगों को लिमिट नहीं रखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आपकी यू नो आपका अपना एक ओपिनियन हो, आपकी एक अपनी सोच डेवलप हो और आप उस हिसाब से सोचें। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर बेटे के लिए कि ये जो मेरा अंश है, ये जो सीड है, बेसिकली जो बेटा है वो क्या है पिता का, उसी का तो अंश है ना। तो उसका जो अंश है जिसके ऊपर इतना मैंने उसको जो भी सिखाया, जो भी उसको शिक्षा दी, जितना भी उसके साथ में खेला है ना, या जो भी मैंने सेक्रीफाइसेस अपने लाइफ में किए होंगे, कई बार बहुत सारी चीजों को लेकर मैंने एडजस्टमेंट्स भी किए होंगे, कॉम्प्रोमाइज भी किए होंगे कि नहीं भाई मेरे बच्चे को ये चीज खरीदनी है तो ठीक है, थोड़ा खर्चा खुद पर कम करके मैं अपने बच्चे पे ये खर्चा कर दूंगा, है ना। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे पेरेंट्स हम पर करते हैं, लेकिन हमें कभी पता भी नहीं चल पाता है, राइट। इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। मैंने उसको जो वैल्यूज दी, मैंने उसको जितना भी पूरी लाइफ में जितना भी सपोर्ट किया, ठीक है, उसी सपोर्ट के चलते, उसी शिक्षा के चलते, उसी लर्निंग और टीचिंग और वैल्यूज के साथ जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो इस बच्चे की अपनी खुद की एक सोच बन गई, है ना, वही सोच जो पिता से अलग है। और जब वो सोच बन गई तो इस बच्चे का अपना खुद का ही एक रवैया हो गया, और ऐसा रवैया कि बच्चा थोड़ा थोड़ा मेरे से दूर हो गया है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे की अपनी खुद की जो सोच बनी है ना, वो सोच मुझसे यानी मेरे पिता से, ठीक है, वो सोच मुझसे यानी पिता से अलग है। इसका मतलब समझ में आया कि भाई मैंने बचपन से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, ये मेरा अंश है, इसे मैंने पाल पोस कर बड़ा करा, उस पर पीछे पीछे मैं इसके कितनी बार भागा, कितनी बार चीजों से कॉम्प्रोमाइज किया, और इसको मैंने कितनी शिक्षा दी, कितनी चीजें इसको समझाई, ठीक है। और जब मैंने इतना कुछ इसके ऊपर किया, इतनी मेहनत इसके ऊपर करी, तो बड़ा होके ये बच्चा उसी मेहनत, उसी पढ़ाई लिखाई जो मैंने इसको करवाई, उसके साथ ही बच्चा बड़ा हुआ और आज इसकी अपनी एक सोच है, और वो सोच इसकी मुझसे अलग है, अपने पिता से अलग है। और इसीलिए आज मेरा इस बच्चे पे कोई कंट्रोल नहीं है, कि मैं इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं ना। यहां पर कंट्रोल करने का बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि पिता ये कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को कठपुतली बनाकर घूमूं, नहीं, कि मैं जो बोलूं वही करे, वो मतलब नहीं है। लेकिन एज इफ जैसे मेरा इस बच्चे के ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है, जैसा मेरा इस बच्चे के ऊपर कोई राइट नहीं है, एज इफ आई हैव नो राइट ऑन दिस किड ओवर दिस चाइल्ड, ठीक है, कि जैसे मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर ये जो लिखा है द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, इट मीन्स एज इफ आई हैव नो कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल भी लिखेंगे और राइट भी लिखेंगे, क्योंकि अधिकार के हिसाब से ये कंट्रोल कहा जा रहा है ना, अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा वाला एटीट्यूड नहीं है। एज इफ आई हैव नो कंट्रोल और राइट ओवर दिस चाइल्ड। आइए बात समझ में बेटा, कि जिस बच्चे पर मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी है, जिसे अपने खून पसीने से मैंने इतना बड़ा किया है, मानो कि मेरा उस पर कोई अधिकार ही ना हो। द लैंड इज हिज, जमीन उसकी है। जमीन क्या है? थॉट प्रोसेस। ये सेंटेंस, जैसे मैंने कहा, ये लाइंस मुझे बहुत पसंद है, इसके बहुत ज्यादा डीपर मीनिंग्स है। द लैंड, बेसिकली द लैंड इज हिज, इसका मतलब है द थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस ऑफ द किड, थॉट प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड, है ना, चाइल्ड लिख रही हूं मैं यहाँ पे, चाइल्ड मान लीजिए, सन मान लीजिए, ठीक है, राइट। चलिए, we speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. क्या कह रहा है? We speak like strangers. भाई मैं उसके बारे में कुछ खास जानता नहीं हूँ, मैं उसकी चॉइसेस वगैरह मुझे पता नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम दोनों ना स्ट्रेंजर्स हैं, अनजान है एकदम, ठीक है, अनजान लोगों की तरह हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन टॉपिक्स ही नहीं रहे हैं। उसकी अलग सोच है, मेरी सोच तो बिल्कुल अलग है। तो मेरी जो सोच है, मेरे बात करने का अंदाज भी वैसा ही रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए टीचर्स हैं, तो टीचर्स जो है पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए मुद्दों पर ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। वहीं किसी और का, जैसे अगर कोई डॉक्टर्स हैं तो वो मेडिकल साइंस, उनसे जुड़ी हुई चीजों पर मान लीजिए ज्यादा अगर डिस्कस करेंगे। कोई कॉमन टॉपिक अगर नहीं होगा तो डिस्कस किस चीज पर आप करोगे, है ना। दूसरा, अनजानों की तरह इसलिए भी क्योंकि ज्यादा आपस में टाइम स्पेंड भी नहीं कर रहे, तो एज इफ जैसे अनजान है, तो वी आर मोर लाइक स्ट्रेंजर्स, अनजान की तरह ज्यादा रहते हैं, और हमें आपस में किसी प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हाँ भाई ये कुछ कह रहा है तो मैं समझने की कोशिश करूं, और मैं कुछ कह रहा हूं तो वो समझने की कोशिश करे, नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये जो बच्चा है इज बिल्ट ऑफ माई डिजाइन, यानी दिखने में तो बिल्कुल मेरे जैसा है ये, कि कोई भी इसे कहेगा तो बिल्कुल कह देगा कि हाँ भाई ये तो मेरा बच्चा है, पिता पर गया है एकदम दिखने में, है ना। लेकिन सिर्फ दिखने में ही मेरे ऊपर गया है। येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, मतलब सिर्फ दिखने में ही मुझ पर गया है। वी डू नॉट शेयर सेम लाइक्स और डिसलाइक्स, यानी हमारी पसंद नहीं मिलती,
सिर्फ दिखने में ही हम मिलते हैं, पसंद नापसंद हमारी बिल्कुल नहीं मिलती, ठीक है। तीसरे स्टैंजा में ये बच्चा क्या कहता है, साइलेंस सराउंड्स अस। ये जो साइलेंस सराउंड्स अस है, यानी सिंस वी आर मोर लाइक स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों की तरह है, तो एकदम सन्नाटा सा रहता है, कोई बातचीत नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि खामोशी ने हमें घेरा हुआ है। I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Again, a very beautiful stanza. इसमें ये कहा है prodigal, प्रोडिकल का एक बिब्लिकल रेफरेंस है यहाँ पर बेटा, इसको मैं थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले आपको ये पूरा स्टैंजा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सिंस हमें खामोशी घेरे रखती है, लेकिन मेरा बच्चा जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ सा भी है, बिगड़ा हुआ मतलब ऐसा नहीं कि हाथ से निकल गया, यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा बच्चा जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मेरा कोई इख्तियार नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा जो है वो अपनी अलग दुनिया ना बसाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पिता के घर आ जाए। अब पिता के घर आ जाने का मतलब या मेरे घर आ जाने का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं अलग रह रहा है मुझसे, नो, अभी भी एक ही घर में रह रहा है। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था ना, एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग घर का मतलब यहाँ ये है कि मेरा जो परिवार है, मैं यानी पिता, मैं अपने परिवार के साथ जिस तरह से समय बिताता हूँ, मेरे बच्चे का अपना एक अलग सर्कल हो गया है, उसके अपने फ्रेंड्स हो गए हैं, प्रोफेशनल कोलीग्स जो हैं उनके साथ टाइम बिता रहा है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, कॉलेज स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, या अगेन प्रोफेशनली जहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वो ज़्यादा टाइम बिता रहा है, यानी उसका अपना खुद का एक सर्कल हो गया है। तो पूरी तरीके से अपना टाइम वहीं पर ही स्पेंड करता है, मेरे साथ वो समय बिताता ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी दुनिया, उसका संसार एकदम अलग हो गया है, ठीक है। द होम ही न्यू, यहाँ पर होम का मतलब है बेटा द कंफर्ट। भाई होम क्या होता है, होम सिर्फ ईंट पत्थरों का घर नहीं होता है बेटा, होम का पूरा मतलब होता है कंफर्ट, कि जहां आप घर आओ और एकदम बस पड़ जाओ, ड्राइंग रूम में सोफा पे किस तरीके से गिरे हुए पड़े हुए हो एकदम, हाँ, जो रिलैक्स, जो कंफर्ट और जो आराम आपको घर पे मिलता है वो कहीं भी, और वो सुकून आपको दुनिया में नहीं मिल सकता। होता है ना कि हम दुनिया घूमने जाएंगे, हम 5 स्टार 7 स्टार होटल करेंगे, ठीक है, नहीं, दुनिया में कहीं वो कंफर्ट आपको नहीं मिल सकता, किसी भी जगह नहीं मिल सकता जो सुकून आपको घर में मिलता है, राइट। और ये भी कहा जाता है कि अगर घर में आपको सुकून नहीं मिल रहा है ना, तो इस दुनिया में फिर कहीं पर भी आपको सुकून नहीं मिल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होम है ये कंफर्ट है, ये वो सुकून है जो ये जो मेरा बेटा है ना, ये मेरे साथ मेरे घर में ये कंफर्ट नहीं ढूंढ रहा है, ये कंफर्ट उसका एक अलग सर्कल जो बन गया है, उसके जो फ्रेंड्स हैं उनमें उसका ये घर हो चुका है, उनके अंदर ये कंफर्ट उसका हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि ये अपना अलग खुद की दुनिया ना बसाए कि बस उन्हीं के साथ ही पूरा दिन बिता रहा है, उन्हीं के साथ पूरा समय बिता रहा है। मैं चाहता हूं मेरे पास भी आए, मेरे साथ भी ये समय बिताए, अपनी दुनिया अलग ना बसाए, बल्कि मेरी ही दुनिया में वो जुड़ जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे दूर जाए, है ना। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसकी हर गलती माफ कर दूंगा, उसे जो भी छोटी बड़ी कोई गलती अगर हुई है सब मैं माफ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, और ये जो दुख का एक रिश्ता सा हो गया ना हमारे बीच में, क्योंकि हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, हम स्ट्रेंजर्स की तरह हैं, हर वक्त खामोशी घेरे रखती है, मैं चाहता हूं कि ये सब खत्म हो जाए, क्योंकि इस खामोशी की वजह से एक सौरो, एक दुख पैदा हो गया है, एक ऐसा दुख कि मैं हमेशा मेरे मन में वो दुख पनपता रहता है। तो ये जो दुख है जिसके कारण हम दोनों दूर हो गए हैं, इसी दुख को अब खत्म करके, इसी दुख से एक नए सिरे से हम एक अच्छा और हेल्दी रिश्ता, एक हेल्दी बॉन्ड फिर से क्रिएट करते हैं, और फिर से हम बाप और बेटा फिर से एक हो जाते हैं, और फिर से एक हेल्दी रिश्ता बनाते हैं, ठीक है, हम दूर नहीं रहते, राइट। अभी जो प्रोडिगल है ना बेटा, प्रोडिगल क्या मतलब है यहाँ पर, बेसिकली न्यू टेस्टामेंट, यानी क्रिश्चियन बाइबल जो है उसके दो वर्जन है, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट, यानी पुराने नियम और नए नियम। तो जो न्यू टेस्टामेंट है उसकी बेसिकली करीब 27 बुक्स हैं, है ना, जिसमें सारे न्यू टेस्टामेंट्स मेंशन है। तो उसमें जो सेकंड बुक है उसके अंदर ल्यूक 15 करके, मतलब 15th नंबर का एक चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर 3 पैराबल्स हैं। पैराबल क्या होता है बेटा, पैराबल का मतलब होता है कि एक ऐसी कहानी, ठीक है, एक ऐसी स्टोरी, और ये एक फिक्शनल स्टोरी होती है, रियल स्टोरी नहीं, फिक्शनल स्टोरी, जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाने के लिए ये स्टोरीज होती हैं, ठीक है, कि किस तरीके से वैल्यूज जो होती हैं, किस तरीके से शिष्टाचार जो होता है सिखाया जाता है। जैसे हम छोटे थे तो हमारी बुक्स के अंदर ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज जरूर होती थी, तो ऐसी ही स्टोरीज को जिससे आपको मॉरल वैल्यू सिखाया जाए, शिष्टाचार सिखाया जाए, मैनरिज्म सिखाया जाए, जिनके थ्रू वही क्या होते हैं, पैराबल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड पैराबल है ना, तीसरा पैराबल, उसका नाम है द प्रोडिगल सन, यानी एक ऐसा बेटा जो बहुत ही ज्यादा रिबेलियस था, बहुत ही ज्यादा वेस्ट बॉय, मतलब एकदम
यूजलेस और बिगड़ा हुआ बहुत ही खराब बच्चा, इतना खराब बच्चा कि बस पूछो मत, लेकिन उसे भी क्षमा कर दिया जाता है इस उम्मीद में कि भाई वो अब सुधर जाएगा। तो वो सुधरता है नहीं सुधरता है दैट इज अनदर डिस्कशन, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन ये है कि एक पिता अपने बेटे से किस हद तक प्यार करता है, वो उसी का अंश होता है, ठीक है, वो बच्चा इस पिता का एक हिस्सा है। तो वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन पिता अपने बच्चे को प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर ये बिब्लिकल रेफरेंस जो दिया गया है ना, वो बिब्लिकल रेफरेंस ये इंटेंसिटी दिखाने के लिए, इस बात की इंटेंसिटी दिखाने के लिए कि एक पिता अपने बच्चे को किस हद तक प्यार करता है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये भी बोल सकती थी कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा, ठीक है, एक ऐसा बच्चा जो जिद्दी है, सिर्फ इतना भी बोल सकती थी, नहीं। लेकिन यहाँ मैं बिब्लिकल रेफरेंस वो चीज क्यों बता रही हूँ आपको, ताकि आप इस चीज की एक गहराई को और इसकी एक इंपॉर्टेंस और सीरियसनेस समझ सको कि किस हद तक एक पिता अपने बेटे को प्यार करता है, कि चाहे उसने कोई भी गलती की हो, वो उन सारी गलतियों को भूलने के लिए तैयार है। और ये गलतियां किससे रिलेटेड है? ये सारी गलतियां वो हैं बेटा जो इस बेटे ने अपने पिता के साथ जो किया होगा, ठीक है, चाहे बुरा व्यवहार किया होगा, कई बार होते हैं ना बदतमीजी से बात भी कर जाते हैं ना, ये पिता सब कुछ भूलने को तैयार है, एवरीथिंग। बस बेटा तू वापस मेरे पास आ जा और फिर से हम एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं, ताकि एक अच्छा हेल्दी स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारा फिर से बन सके, राइट। तो ये पिता के जो इंटेंशंस हैं, पिता अपने बेटे से क्या चाह रहा है, फर्स्ट 3 स्टैंजाज में ये बात इस पिता ने कही है, ठीक है। अब लास्ट स्टैंजा जो है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेटे का क्या कहना है। तो देखिए बेटा क्या कहता है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड ही स्पीक्स। सेम ग्लोब सेम लैंड, इसका क्या मतलब है? ग्लोब क्या है भाई? एक ही धरती, एक ही जमीन पे हमें रहना चाहिए, तो एक ही जमीन पर तो रह रहे हैं, मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक जना मंगल ग्रह पर रह रहा है और एक जगह पृथ्वी पर रह रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि हाँ हम दोनों का घर एक ही होना चाहिए। घर फिर से वही जो कंफर्ट है कि जहां हम लोग सब साथ में रहकर खुश हैं। तो हाँ, हम जब साथ हों तो हमें खुश भी होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, नेचुरली, कि हमें सचमुच में जब एक दूसरे के साथ होना अच्छा लगना चाहिए। बेटे को और पिता को, हम दोनों को साथ में होना चाहिए और हमें दोनों को साथ में होते हुए खुश भी होना चाहिए, हमें अच्छा लगना चाहिए कि चलो हम साथ में हैं, है ना। एंड आई नो दिस, आई कौन है यहाँ पर? बेटा, सन कह रहा है कि हाँ पापा आई नो दिस फैक्ट। He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? क्या कहता है? लेकिन मैं खुद को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ अभी क्या हो रहा है। जो मैं भी कह रही हूँ ना, उसको सिर्फ सुनो, अभी आगे और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है? मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जिस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और वो गुस्सा जो है, जिस बात पर मुझे गुस्सा आ रहा है, उस बात पर मुझे बहुत दुख भी है, नाराजगी भी है। हमेशा ध्यान रखना, जिस बात पर हमें बहुत गुस्सा आता है ना, वो बात हम गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि वो बात हमें तकलीफ दे रही होती है, और तकलीफ दे रही होती है का क्या मतलब है? हम दुखी हो रहे हैं उस चीज पर। तो मेरा ये जो गुस्सा है ना, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि मेरा ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं ना पापा, ये गुस्सा मेरे उस दुख से, उस तकलीफ से है। किस तकलीफ से है? उस बात से है जो आपके और मेरे बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह है। इसका मतलब ये है कि पिता की और बेटे की अलग अलग सोच है। तो बेटे की सोच को जब पिता एक्सेप्ट नहीं करता है ना, कि नहीं तू तो बेवकूफ है, तेरे को क्या आता है, हाँ पेरेंट्स यूजुअली ऐसी बात कहते हैं कि तू क्या जानता है, तेरे को ज्यादा पता है क्या, कई बार ऐसे कह देते हैं ना। इसके अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन बच्चों का यही थॉट प्रोसेस रहता है कि हम अभी भी सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी बात को एकदम सिरे से खारिज कर दिया जाता है। नहीं, गलत है ये। कई बार पेरेंट्स ये करते हैं, तेरे को क्या मालूम है, तुझे क्या आता है, तेरे को कुछ नहीं मालूम है। और बच्चों को यही चीज बहुत खराब लगती है कि हम जो कह रहे हैं उसे सुनो तो सही, हमारा भी तो कोई नजरिया हो सकता है, हमारी हमारी भी तो कोई अलग सोच हो सकती है, उसे सुनो तो सही। पेरेंट्स की गलती ये होती है, उन्होंने जीवन भर स्ट्रगल किया होता है, उनकी भी एक सोच बन चुकी होती है, तो उन्हें लगता है वो सब जानते हैं। लेकिन समय के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। जब नई पीढ़ी आती है ना, नई पीढ़ी नए सोच के साथ आती है, नए आइडियाज के साथ आती है, फ्रेश आइडियाज के साथ आती है कि नहीं? माता पिता ने जितना किया है वो बेहतरीन है, अमेजिंग है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर माता पिता जितना उन्होंने सीखा है इस पॉइंट तक, उतने पर ही जब रह जाते हैं ना, तो वहां गलती होने लगती है। इसलिए जरूरी क्या है कि जब ये न्यू आइडियाज आए ना, न्यू जनरेशन के साथ, नई पीढ़ी के साथ, जब नई सोच आती है, जो नई समझ है वो आती है, जब पुरानी पीढ़ी इस नई पीढ़ी के सोच और आइडियाज को जब अपनाने लगती है ना, तो एक बहुत हेल्दी सोसाइटी बनती है, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों की सोच को वहीं की वहीं रिजेक्ट करते हैं कि अरे तेरे को नहीं पता। और इसी बात की तकलीफ इस बच्चे को होती है, और इसी बात की तकलीफ इस बेटे को भी है। इसे इतनी तकलीफ है
इसीलिए जिस बात की तकलीफ हो रही है कि मेरी सोच को एकदम आपने रिजेक्ट कर दिया, जिस बात की तकलीफ हो रही है उसी बात पर फिर गुस्सा आ रहा है कि मेरे पापा ही अगर मेरी बात नहीं मान रहे हैं, वही अगर नहीं सुन रहे हैं, तो इस दुनिया में कोई और क्या सुनेगा, क्यों सुनेगा, है कि नहीं? इस बात का गुस्सा है, और इतना गुस्सा है कि ये बच्चा ये बोलता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत तकलीफ है कि इस दुनिया में किसी और को कुछ करना है तो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे अपने पिता, वो मेरे मन की बात, मेरी सोच नहीं समझ रहे हैं, उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मुझे इतना बुरा लग रहा है, इसलिए मुझे इतनी तकलीफ है, और चूंकि मुझे इतनी तकलीफ है इसीलिए मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना? We each put out an empty hand, longing for something to forgive. Longing for का मतलब क्या होता है बेटा? तरसना किसी चीज के लिए। तो यहाँ क्या है? ऐसा नहीं है कि बेटा अपने पिता से प्यार नहीं करता, बेहद प्यार करता है। अरे भाई, बच्चे के लिए तो उसके माता पिता भगवान जैसे होते हैं, सब कुछ माता पिता ही हैं। लेकिन भगवान की तरह है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन पे गुस्सा नहीं आ सकता, उनसे नाराजगी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं अच्छी लग रही होती हैं और जेन्युइनली अच्छी नहीं लग रही होती हैं, है ना? तो यहाँ ये बच्चा क्या कह रहा है, ये बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, हम दोनों ही तरस रहे हैं एक दूसरे के बीच में, ये जो दूरी आ गई है ना, उस दूरी को खत्म करने के लिए हम दोनों तरस रहे हैं। लेकिन फिर भी हम दोनों की ये जो खाली हाथ है ना, ये खाली हाथ खाली ही है, इस तरीके से मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्यों ये दूरी है अभी भी, क्यों ये हाथ अभी भी खाली है? सिर्फ इसलिए खाली है क्योंकि आपके और मेरे बीच में जो मुद्दों को लेकर नाराजगी है, जिन पॉइंट्स को लेकर, जिन बातों को लेकर नाराजगी है ना, वो नाराजगी बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो गई है कि अगर मैं आपकी तरफ आना भी चाहूं ना, अगर मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाना भी चाहूं ना, तो मेरे दिमाग में वही सब बातें आती हैं कि मेरे पिता मेरी उस बात को एकदम रिजेक्ट कर दिया, मेरी उस सोच को एकदम रिजेक्ट कर दिया। और जब माता पिता अपने बच्चों की सोच को रिजेक्ट करते हैं, उसी मोमेंट से बच्चे जो है माता पिता से दूर होते चले जाते हैं। कुछ जनरेशनल गैप तो बेटा नेचुरल रहता ही रहता है, वो 100% तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत रहे तो ठीक है, हल्की फुल्की नोकझोंक तो होती है, हमेशा से ही होती आई है, थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से होते आई हैं और वो हेल्दी हैं, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना रिजेक्शन झेलती है ना यंगर जनरेशन, जितना रिजेक्शन झेलती है ना, ये जनरेशनल गैप उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है ना? ऊपर से ये बात और आती है कि हम तो अपने टाइम पे हमारे माता पिता से ये कहते ही नहीं थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जितनी पुरानी पीढ़ी होती है वो अपने से बड़े लोगों के साथ कभी भी ना नुकुर नहीं करती थी, ये बात सच है। लेकिन भाई यंगर जनरेशन अब वैसी नहीं है, तो वो बदलाव तो जो पुरानी पीढ़ी है उसे ही लाना पड़ेगा, जो माता पिता है वो बदलाव तो उन्हीं अपने अंदर थोड़ा सा लाना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? ये इस बच्चे का कहना है, राइट? आया समझ में बेटा? तो ये है ये पूरी पोअम, इट्स अ ब्यूटीफुल पोअम, आपकी जो हॉर्नबिल की लास्ट पोअम है ये, और बहुत अच्छी पोअम है, इसे बहुत अच्छे से समझिए, एंड एज आई ऑलवेज से, सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस तक लिमिटेड मत रखिए, और अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर इस पूरे वीडियो को देखिएगा, इस पोएम को पढ़िएगा, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। और अगर आप मेरे साथ भी कुछ शेयर करना चाहें, अपने ओपिनियंस देना चाहें, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स, आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जैसा मैं कहती हूँ कि बीइंग इवन इफ आई एम अ टीचर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ जितना मैंने बताया है बस उतना ही है, उसके अलावा और भी चीजें हो सकती है, और भी आइडियाज हो सकते हैं। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि अगर मेरे स्टूडेंट्स वो आइडियाज को, उन ओपिनियंस को मेरे साथ शेयर कर सके, राइट? चलिए अब बढ़ते हैं कि थीम क्या है इस फॉर्म की। तो जैसे मैंने आपको बताया, जनरेशनल गैप जो है, तो जनरेशन गैप इज द मेन थीम, मेन आइडिया ऑफ दिस फॉर्म। और किस तरीके से, चूंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इसीलिए वो गैप आने लग जाता है, दूरी आने लग जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन होता रहे, बातचीत होती रहे, और हेल्दी बातचीत होती रहे, हेल्दी कम्युनिकेशन हो। ऐसा नहीं कि लड़ झगड़ रहे हैं और कह रहे हैं भी बात तो कर आए लड़ना झगड़ना बात करना नहीं होता है, ठीक है? बात करने का मतलब होता है अपनी बात कहना, और सामने वाले की बात सुनना और समझना भी। सिर्फ कानों से सुनना नहीं होता, उसे सुनकर समझना भी जरूरी है कि सामने वाला जो कह रहा है वो किस नीयत से, या उसका क्या आइडिया हो सकता है। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। और ये बात मैं सिर्फ बच्चों से या सिर्फ माता पिता से नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं सबसे कह रही हूँ, राइट? क्या मैसेज मिलता है हमें इस फॉर्म से? ये मिलता है कि ये एक यूनिवर्सल लेमेंट है, लेमेंट माने दुख, कि ये जो जनरेशन गैप वाला आइडिया है ना, ये मसला पूरी दुनिया में हर घर में है, हर परिवार के अंदर है, कि किस तरीके से जो है परिवार में जो दूरी आती है ना, तो धीरे धीरे वो कनेक्शन टूट सा जाता है ना? और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये गैप भी बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस।
सबसे पहली पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है बेटा इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है, और सिंस इनडायरेक्ट है इसीलिए इसके अंदर एज या फिर लाइक जैसे वर्ड्स होते हैं। यहाँ कौन सी वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, इस सेंटेंस के अंदर ये सिमिली है कि हम जो है वो अजनबियों की तरह बात करते हैं। तो लाइक आया है एंड वी कौन है, फादर एंड सन। तो फादर एंड सन इनका आपस में कंपैरिजन किस तरीके से हो रहा है, स्ट्रेंजर्स की, हम तो अजनबियों की तरह है। तो इट्स अ सिमिली, सिमिलैरिटी दिखाना बेसिकली, है ना। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम एक सेंटेंस देखते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो वर्ड्स स्टार्ट कौन से लेटर से हो रहे हैं और उस लेटर का साउंड हमें देखना होता है। एलिट्रेशन इज अ साउंड बेस्ड पोएटिक डिवाइस, हमेशा ध्यान रखना, लेटर से ही इसका कोई लेना देना नहीं होता, लेटर के साउंड से होता है। अब आप सोचिए मैम लेटर और उसका साउंड से क्या लेना देना है, तो यहाँ ये देखिए ऑनर और हाउस, ठीक है, तो HONOUR इज व्हाट, इट्स ओनर थोड़ी होता है ये, हो थोड़ी आवाज होगा कि इनके होनर में, नहीं, इनके ऑनर में हमने ये पार्टी दी है, राइट। वहीं होम में भी एच लगता है लेकिन वहां ह साउंड होता है, तो एक जगह ओ है एक जगह हो है, ठीक है, आया समझ में, तो लेटर नहीं साउंड। यहाँ देखिए द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, तो स साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, और ध्यान रखिए ये जो स साउंड देखना है या जो भी साउंड, कोई भी साउंड जो आ रहा है आपको वर्ड के पहले लेटर का ही साउंड देखना है। टंग ट्विस्टर्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे टंग ट्विस्टर्स क्या होता है, शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर, ठीक है, तो स श साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक। साइलेंस सराउंड्स अस, यहाँ पर भी स साउंड ही रिपीट हो रहा है, साइलेंस में स और सराउंड्स में स। अस के अंदर भी हम करेंगे क्या, नो, क्योंकि अस में पहले लेटर का साउंड है आ, क्या है, अ, तो इसको हम एलिट्रेशन में काउंट नहीं करेंगे। थर्ड पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। मेटाफर और सिमिली सेम ही होते हैं, द ओनली डिफरेंस इज सिमिली इज द इनडायरेक्ट कंपैरिजन एंड मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, एकदम सीधा सा कंपैरिजन ही होता है। इसको और डिटेल में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर समझाया हुआ है बेटा, तो वहां देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मेटाफर क्या है, देखिए द सीड आई स्पेंट और सॉन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, ये जब मैंने स्टेंजा समझाया था तो पूरा का पूरा आपको बताया था कि सीड किससे डायरेक्ट कंपेयर हुआ है, सीड किसको बोल रहा है, अपने सन को। स्पेंट और सॉन ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इन द सन, इन्वेस्टमेंट पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ पैसे की भी है, बट उसके अलावा क्या इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, उसके अलावा है जितनी भी एनर्जी, टाइम, जो मॉरल वैल्यूज सिखाने में, जो भी लाइफ में एडजस्टमेंट्स किए, कॉम्प्रोमाइजेस किए, ये सब उस चीज को दिखाता है, ठीक है। तो सीड हो गया, स्पेंट और सॉन हो गया, और उसके बाद लैंड, लैंड क्या है, अगेन दैट कंट्रोल की उसका अपना खुद का थॉट प्रोसेस है कि नहीं, ये वहां लिख दिया था द थॉट प्रोसेस ऑफ द सन, ठीक है, तो उसकी अपनी खुद की सोच एक हो चुकी है जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ये पूरी बात ये शब्द दिखाता है, द लैंड represents that entire thing, that the sun has his own opinion and I have no control and I have no right over his thought process. ये पूरी बात ये द लैंड ये शब्द दर्शाता है, द डायरेक्ट मीनिंग, डायरेक्ट कंपैरिजन, दैट्स व्हाई इट्स अ मेटाफर। दूसरा मेटाफर क्या है, हिम प्रोडिगल, तो प्रोडिगल किससे डायरेक्ट रेफरेंस, किससे है ये, प्रोडिगल, द प्रोडिगल सन, बिब्लिकल रेफरेंस जो है, जो भी मैंने आपको अभी बताया था थर्ड स्टेंजा के अंदर वो आया था, तो इट इज दैट रेफरेंस, ठीक है, कौन सा वाला, बिब्लिकल रेफरेंस, द प्रोडिगल सन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपकी जो पोएम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, होपफुली आपको बहुत पसंद भी आई होगी और अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, लेकिन फिर भी कहीं पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप अपना कोई न्यू आइडिया या कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे प्लीज शेयर कीजिएगा। और मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं इसके अंदर समझाई हैं, यस आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बताई ही बताई हैं, बट उसके अलावा मैंने कोशिश की है कि उसके बियॉन्ड भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पे मैं बात कर सकूं ताकि आप और बेहतर तरीके से सोच सकें, ठीक है। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा बेटा, मेक श्योर आप मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारे नोट्स और पीडीएफ टाइमली मिलते रहे। और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में जो कि होने वाला है इस फॉर्म के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।